बच्चों, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक महत्वपूर्ण संस्था है, किंतु फिर भी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कमियों से अछूता नहीं। तो आइए चर्चा करते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में क्या कमी। सबसे पहली कमी, इसमें जांच के लिए कोई विशेष तंत्र नहीं, मतलब कोई प्रॉपर प्रोसीजर, क्योंकि हमने ये बात कही कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अपनी प्रक्रिया खुद निर्धारित करेगा और मामले के अनुसार वह प्रक्रिया में बदलाव करता रहता है। ना तो कोई स्पेसिफिक अधिकारी उन्हें अपॉइंट किए गए हैं जिनके माध्यम से वो मामलों में जांच करे, और ना ही कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर यहां पर मेंशन। तो यह इसकी एक कमी है जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्यों में अड़चन पैदा करती। दूसरी कमी की यदि मैं बात करूं बच्चों, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को केवल सिफारिशें करने का अधिकार। सिफारिश करी केंद्र सरकार को, अब केंद्र सरकार निर्धारित करे उन सिफारिशों को मानना है या नहीं मानना। कौन सी ऐसी सिफारिशें हैं जिनको मानना है, कौन सी ऐसी सिफारिशें जिनको रिजेक्ट करना, यह कार्य केंद्र सरकार करती है। और इस परिस्थिति में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा की गई जांचों का कोई मतलब नहीं रह जाता बच्चों। तो यह भी उसकी एक कमी। तीसरी कमी जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सबसे बड़ी कमी है, वो यह है कि मानव अधिकार का उल्लंघन होने की तारीख से 1 वर्ष, याद रखिए बच्चों, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा मानव अधिकारों का उल्लंघन होने की तारीख से 1 वर्ष के बाद यदि कोई शिकायत दाखिल की जाती है तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग उन पर कोई कार्यवाही नहीं करे। दरअसल बच्चों, लॉ का एक गोल्डन रूल है जो यह कहता है विधि जागरूक की सहायता करती है, सोए हुए की नहीं। मतलब अपने अधिकारों को लेकर अगर जागरूक हैं आप, तो ही लॉ आपकी हेल्प करे। और जागरूकता का प्रमाण अलग अलग अधिनियमों में समय सीमा के रूप में दिया, और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में वह समय सीमा 1 वर्ष है बच्चों। मतलब अगर आपके मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ और 1 साल तक आपने शिकायत दाखिल नहीं की, तो अब आपके उस मानव अधिकार के उल्लंघन पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। मतलब आपको मानव अधिकार का उल्लंघन होने की तारीख से जल्द शिकायत दाखिल करनी होगी, तभी उस मामले में आपको कोई उपचार प्रदान किया जाए। इसके अलावा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को जो चयन समिति चुनती है, उस चयन समिति में राजनीतिज्ञों का बोलबाला देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री अध्यक्ष है, लोकसभा का स्पीकर और अपोजिशन लीडर मेंबर है, राज्यसभा का डेप्यूटी चेयरमैन और अपोजिशन लीडर मेंबर है, सेंट्रल का होम मिनिस्टर मेंबर है। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि सारे के सारे कहीं ना कहीं राजनीतिज्ञ हैं, और इन राजनीतिज्ञों द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करने से कहीं ना कहीं आमजन के मन में यह बात रहती है कि ऐसा तो नहीं कि कार्यों में पारदर्शिता ना हो, ऐसा तो नहीं कि हम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में किसी शिकायत को दाखिल करेंगे तो हमारे को प्रॉपर रूप में न्याय नहीं मिल पाएगा। और इन कमियों को दूर करने के लिए यहां पर कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं। जैसे सबसे पहला सुझाव ये कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की संरचना में परिवर्तन किया जाना चाहिए। बेशक उसमें न्यायिक और गैर न्यायिक सदस्य हैं, किंतु इन न्यायिक और गैर न्यायिक सदस्यों के अलावा आमजनों को भी उसमें स्थान दिया जाना चाहिए, या सामाजिक संगठन के व्यक्तियों को भी उसमें स्थान दिया जाना चाहिए। देखिए बच्चों, कहीं ना कहीं अध्यक्ष सदस्य के रूप में जिन व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है, उनके बारे में यह धारणा मस्तिष्क में होती है कि यह आम जनों की समस्याओं को समझ नहीं पा। तो इस परिस्थिति में यदि आम नागरिकों में से किसी को वहां पर स्थान दिया जाए, तो ऐसी दशा में यह धारणा मजबूत होगी कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में हमारे बीच का कोई व्यक्ति भी है जो हमारी उन समस्याओं को सुन सकेगा। तो संरचना में परिवर्तन करके राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को अधिक मजबूती प्रदान की जा सकती है। साथ ही साथ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करने वाली चयन समिति में जो राजनीतिज्ञ व्यक्ति हैं, उसके अतिरिक्त यहां पर सिविल सोसाइटी के सदस्यों को भी शामिल किया जाना चाहिए। अगर सिविल सोसाइटी के सदस्यों को उसमें शामिल किया जाएगा तो उस दशा में बहुमत की दशा के लिए उनका मत भी आवश्यक होगा, और ऐसी परिस्थिति में ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा जो वास्तव में मानव अधिकारों के कल्याण के लिए कार्य करने की इच्छा रखता हो।
और अगर हम बात करें बच्चों, तो ये जो 1 वर्ष वाला प्रावधान जो मैंने अभी आपसे कहा कि मानव अधिकारों का उल्लंघन होने की तारीख से 1 वर्ष बाद जो शिकायत दाखिल की गई उस पर कोई कार्रवाई आयोग नहीं करेगा, तो इस प्रकार के प्रावधान निरस्त किए जाने चाहिए। बात जब मानव अधिकारों की हो रही है तो उसमें समय सीमा की कहां बात। ऐसी परिस्थिति में मानव अधिकार आयोगों को ये 1 वर्ष की जगह उचित समय प्रदान करना चाहिए। उचित समय जो मामलों के अनुरूप होगा। किसी मामले में कितना समय उचित है ये तो हमेशा तथ्यों पर डिपेंड करेगा, और उस दशा में 1 वर्ष वाले प्रावधान को निरस्त करके उचित समय जैसा प्रावधान यहां पर जोड़ा जाना चाहिए। और सरकार द्वारा मानव अधिकार आयोगों के जो निर्णय हैं उनको पूर्ण रूप से लागू किया जाना भी एक सुझाव में शामिल। केवल ऐसा नहीं कि बस राष्ट्रीय आयोग ने अपनी सिफारिशें भेज दी और उसके बाद केंद्र सरकार को जो लगा उन्हें मान लिया, जो लगेगा उनसे नहीं मान, ऐसा नहीं। जो भी सिफारिशें की गई है उन सिफारिशों पर कड़ाई से पालन किया जाए, और यदि कोई सिफारिश ऐसी है जो माने जाने योग्य नहीं है तो उस पर अपना विस्तृत ब्यौरा दिया जाए कि आखिर क्यों उस सिफारिश को नहीं माना। तो यदि इन सुझावों को अपनाया जाए बच्चों, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जैसे स्वतंत्र वैधानिक संस्था और अधिक शक्तिशाली बनकर उभरेगी। और यहां पर जो एक उक्ति मानव अधिकार आयोग के संबंध में कही जाती है कि यह बिना दांतों वाला बाघ है, ऐसी उक्ति खत्म की जा सकती है। बच्चों, बात करते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से संबंधित कुछ प्रमुख प्रश्नों जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, जैसा कि आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है। या ये प्रश्न कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त होने के लिए योग्यता क्या है। ऑप्शन देखिए बच्चों, पहला है वह सुप्रीम कोर्ट का कोई भी पदस्थ न्यायाधीश, अर्थात ऐसा कोई व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज हो। दूसरी बात है सर्वोच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, अर्थात ऐसा कोई व्यक्ति जो कि सुप्रीम कोर्ट का या तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो या सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज हो। तीसरा ऑप्शन बात कर रहा है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति से राष्ट्रपति यहां नियुक्त करना ठीक समझे। और चौथा ऑप्शन है किसी भी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, यानी किसी राज्य के हाई कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस। और जैसा कि हमने देखा बच्चों कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त होने के लिए वह सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस या 2019 के संशोधन के बाद सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज यहां पर अध्यक्ष नियुक्त हो सकेगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश यहां पर सही होगा। अब आप देख सकते हैं बच्चों, दूसरा क्वेश्चन वो ये बात कर रहा है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संबंध में कौन सा कथन गलत। पहला ऑप्शन है इसकी स्थापना 1993 में हुई। दूसरा ऑप्शन है मानव अधिकार उल्लंघन के मामले में आयोग को दंड देने का कोई शक्ति नहीं है। तीसरी बात, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाती है। और चौथा ऑप्शन है आयोग का मुख्यालय दिल्ली में। हमने देखा बच्चों, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, और राष्ट्रपति द्वारा ऐसी नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर होती है, और इस चयन समिति का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। तो इस हिसाब से सही ऑप्शन क्या हुआ? सी। मतलब निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? सी ऑप्शन गलत है, क्योंकि सी ऑप्शन कह रहा है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट करता है। यह बात गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के कार्यकाल से संबंधित सवाल पूछा गया। बात हो रही है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना है। बात हो रही है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना है। आइए ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। दूसरा ऑप्शन है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। तीसरा ऑप्शन है 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। और चौथा ऑप्शन है 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। ध्यान रखिए बच्चों, मैंने आपसे कहा था इस कार्यकाल वाली धारा में संशोधन, और संशोधन के बाद अब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु।
और इस आधार पर आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पूर्व हो, ये ऑप्शन यहां सही हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो है वो बात कर रहा है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष के बारे में। आइए देखिए 4 ऑप्शंस क्या है। 4 ऑप्शन है जस्टिस एएस आनंद, जस्टिस एचएल दत्तू, जस्टिस एस राजेंद्र बाबू और जस्टिस के बालकृष्णन। आपसे मैंने बताया कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष 2018 से श्री एचएल दत्तू जी हैं, जो कि 2014 में भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। तो इस आधार पर इस क्वेश्चन का सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर बी, श्री एचएल दत्तू, जो कि वर्तमान अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है वो यहां पर बात कर रहा है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है अर्थात उसकी प्रकृति कैसी है। ऑप्शंस है, पहला वैधानिक निकाय, दूसरा संवैधानिक निकाय, तीसरा बहुपक्षीय संस्था और चौथा है ए एंड सी दोनों। कुछ बच्चे यहां पर ये सोच सकते हैं कि ये आयोग वैधानिक तो है किंतु साथ ही साथ ये बहुसदस्यों वाला भी है, लेकिन बच्चों यहां पर मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक वैधानिक संस्था, बहुसदस्यीय होना या ना होना उसकी प्रकृति को निर्धारित नहीं करता। तो इस आधार पर इसका ऑप्शन होगा ए कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक वैधानिक संस्था है, जिसका गठन 1993 में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के माध्यम से किया गया और 12 अक्टूबर 1993 को देश में पहले राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई। बच्चों, अगले भाग में हम चर्चा करेंगे मुख्य परीक्षा में पूछे जा सकने वाले कुछ प्रश्नों की। 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर में कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संबंध में पूछे जा सकते हैं।